Okay, students, this lecture is about matter around us for class 9th chemistry, and this chapter revolves around what is matter, how many types of matter are there, and this chapter is named as matter in our surroundings. So first of all we will focus कि matter क्या है. साइंस की भाषा में anything which occupies space, has mass and charge is called as matter. अगर हम matter के बारे में देखें तो जो matter है is everything around us. हम भी matter से बने हैं. Everything around you is made up of matter. Whether it is solids, liquid, gas, metals, non-metals, gas, atmosphere, water, hydrosphere, lithosphere, everything around you, the whole universe is made up of matter. और मैटर को अगर आपको बड़े अच्छे से समझना है तो व्हाट आर वी मेड अप ऑफ? वी आर मेड अप ऑफ एटम्स. एंड व्हाट आर एटम्स मेड अप ऑफ? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो बेसिकली आपका जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे यूनिवर्स की, जितने प्रोटॉन्स हैं, जितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं वो मैटर का हिस्सा हैं. सो मैटर इज़ बेसिकली एनीथिंग दैट पोजेसेस मास, ऑक्यूपाइज स्पेस, और जिसकी प्रेजेंस को वी कैन फील और रियलाइज्ड by one of our 5 senses is called as matter. Air is a part of matter, is a matter. Chair, table, ये सब matter ही हैं. अब characteristics of matter पहला टॉपिक है. Characteristics of matter में आपने पढ़ना है कि matter is composed of particles like atoms and molecules. The particles of matter are very, very small. The particles of matter have space between them. The particles of matter are in constant motion and the particles of matter they attract each other. अब इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और इनको समझाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करेंगे. अब मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अभी हमने जब पार्टिकल्स की बात करी तो हमने यही कहा कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स, और सबसे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. और उन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स. तो हम जितना भी हमारा जो मैटर है उसके अंदर किसी न किसी रूप में पार्टिकल्स बैठे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, किसी भी तरीके से जो है. अगर हम शुगर के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक शुगर का जो क्रिस्टल है उसके अंदर करोड़ों की तादाद में जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो बैठे हैं. शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़कर शुगर का एक क्रिस्टल बनाते हैं. और इस शुगर के क्रिस्टल को अगर हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो जितने भी शुगर के क्रिस्टल के अंदर के जो पार्टिकल हैं उस शुगर के पार्टिकल में से हज़ारों करोड़ों शुगर के पार्टिकल्स निकलेंगे और वो पूरे पानी के अंदर फैल जाएंगे, और जिससे क्या होगा कि हमारा पूरा पानी जो है वो मीठा हो जाएगा. तो क्योंकि अगर शुगर का एक क्रिस्टल एक पार्टिकल से बना होता तो जहाँ पर शुगर का क्रिस्टल पड़ा है वही हिस्सा सिर्फ मीठा होना चाहिए था, बाकी हिस्सा तो फीका होना चाहिए था. लेकिन क्योंकि शुगर का एक क्रिस्टल बहुत सारे पार्टिकल से बना है तो वो सारे पार्टिकल्स पानी के अंदर जाके फैल जाते हैं, जिससे शुगर के अंदर जो पानी है उसके अंदर मिठास आ जाती है. इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि अगर हम कुछ भी चीज़ ले, अगर पानी है तो पानी इज़ मेड अप ऑफ काउंटलेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स बहुत 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 छोटे पार्टिकल्स हैं. अगर हम इसका एक एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो अगर मैं पानी के अंदर पोटाशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स डाल दूँ. पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स पिंक कलर के होते हैं, और धीरे धीरे अगर सपोज़ करो कि मैं उसके अंदर 100 एक ग्लास पानी का लेकर उसमें मैं 100 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट डालती हूँ तो पानी का रंग बहुत ही ज़्यादा डार्क पिंक हो जाएगा. और वो क्यों होगा? क्योंकि जो पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं वो पूरे पानी में फैल गए. अब हम क्या करेंगे कि उस बीकर में से 10 ml टेस्ट ट्यूब की मदद से पानी लेंगे और एक और बीकर के अंदर हम डाल देंगे. वो जो बीकर है उस बीकर के अंदर भी ऑलरेडी पानी पड़ा है तो उस बीकर का रंग भी गुलाबी हो जाएगा क्योंकि हमने उसके अंदर गुलाबी रंग को मिक्स किया. अब पर जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट होगा.
अब इस सेकंड बीकर में से अगर मैं फिर से 10 ml लूँ और उस 10 ml को मैं अगले बीकर में डाल दूँ तो उसके अंदर भी गुलाबी रंग आएगा, लेकिन वो और हल्का होगा। अब अगर पार्टिकल एक होता और बहुत सारे पार्टिकल से ना बना होता तो इस प्रकार से वो सब जगह जाके फैलता नहीं और सब जगह का जो कलर है उसको वो पिंक नहीं करता। अगर सिर्फ 4-5 क्रिस्टल ही होते तो जैसे पत्थर आपने पानी के अंदर डाले हैं, वो पत्थर जहाँ पड़े हैं वो उतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो पत्थर टुकड़े टुकड़े होके मतलब वो पार्टिकल से बने हैं, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स अभी बहुत स्ट्रांगली है। सपोज करो एक पार्टिकल एक पत्थर के बराबर है, तो अगर तो वो पार्टिकल एक पत्थर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर वो पत्थर बहुत सारे पार्टिकल्स में फैल जाएगा तो वो जो है वो सारी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन अगर बड़ा पार्टिकल है, अगर वो नई छोटे पार्टिकल से बना हुआ है तो वो सब जगह जाके मिक्स नहीं होगा। तो जो पार्टिकल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स और दे आर मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स। थर्ड जो एक्टिविटी है वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। अब कभी सोचा है कि जो नमक है वो पानी के अंदर क्यों घुल जाता है? चीनी जो है वो पानी के अंदर क्यों घुलती है? ऐसा क्या है पानी के अंदर कि चीनी उसके अंदर घुल जाती है और जब वो घुलती है तो पानी का हर कोना जो है वो मीठा हो जाता है। बेसिकली पानी जो है उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी स्पेसेस हैं। जैसे आप अगर अपनी क्लास के अंदर बैठते हो तो आप जो स्टूडेंट्स हो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और आपके बीच में बहुत सारी स्पेसेस हैं। उन स्पेसेस के अंदर आके टीचर भी खड़ी हो सकती है, कुछ और बच्चों के क्लासेस के बच्चे भी आके उन खाली स्पेसेस के अंदर खड़े हो सकते हैं। एक अगर हम थिएटर लेते हैं, उस थिएटर के अंदर अगर हमने कुछ सीटों को ऑक्यूपाई किया हुआ है बाकी, और वो ऑक्यूपाई सीट्स अगर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं तो जितनी भी खाली जगह है वो वहाँ पर कोई भी आके बैठ सकता है। अगर पूरा थिएटर फुल भी हो जाए और अगर किसी को बैठना है तो वो बीच की जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ भी जाके बैठ सकता है, ठीक है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी स्पेस होती है और उन स्पेसेस के अंदर जाके नमक अपने पार्टिकल्स वहाँ पर जाके सेट कर देता है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि पूरी जो पानी, जब तक पानी नीचे है, अगर वो नीचे के स्पेसेस को ऑक्यूपाई करेगा तो नीचे का पानी नमकीन है। लेकिन जब हम चम्मच के साथ नमक के पानी को मिक्स करते हैं तो नमक के पानी जो है वो पूरा फैल के पूरे पानी की स्पेसेस के बीच में जाके अपने आप को फिट कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा पानी जो है वो नमकीन हो जाता है। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले पोटाशियम परमैंगनेट के कलर क्रिस्टल्स की बात करी। पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जब घुलना शुरू करते हैं तो उसमें से जो कलर के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के बीच की स्पेसेस के बीच में जाके अपने आप को फिट कर लेते हैं और उस वजह से जो पूरा का पूरा पानी है वो गुलाबी हो जाता है। सो पार्टिकल्स दे हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। अगर आप नींबू पानी बनाते हो, नींबू पानी के अंदर आप चीनी भी डाल रहे हो, नमक भी डाल रहे हो और नींबू का जूस भी डाल रहे हो, तो ये सारी स्पेसेस, सारी जगह जो हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो पानी के अंदर जितनी भी स्पेसेस हैं उनके अंदर जाके अपने आप को मिक्स कर देती हैं, वहाँ पर अपने आप को सेटल कर लेती हैं, जिससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो नींबू पानी होता है उसका एक जैसा स्वाद हो जाता है। और उसके बाद ये है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसका परफेक्ट एग्जांपल है, अगर आप अपने कमरे के अंदर एक जगह पे अगरबत्ती चलाते हो तो वो अगरबत्ती की जो खुशबू है वो अगर आप एक कमरे के कोने में चलाते तो पूरे घर में फैलती है। क्यों? अगरबत्ती के धुएं के जो पार्टिकल्स हैं, जो खुशबू वाले पार्टिकल्स हैं, वो हवा के पार्टिकल्स में मिक्स होते हैं और हवा के पार्टिकल्स भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं और धुएं के पार्टिकल्स भी कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, और क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। देयर इज़ अ टर्म विच इज़ कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन विच इज़ इन योर बुक। द zigzag मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज़ कॉल्ड एज द ब्राउनियन मोशन। अगर आपने कभी अपने रूम में आ रही धूप देखी हो और धूप के बीच में जब कई बार आपको डस्ट पार्टिकल्स नज़र आते हैं तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो पूरा टाइम मूव कर रहे हैं, वो कभी भी खड़े नहीं होते हैं। तो ये द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग के अंदर इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। उसी तरीके से जब आप एक क्रिस्टल को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हो, तो जब आप शुगर के क्रिस्टल को या कलर के क्रिस्टल को पानी के एक कोने में छोड़ देते हो तो धीरे धीरे उसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं और वो पार्टिकल्स zigzag मोशन में आप देखते हो थोड़ी देर के बाद जो रंग है वो सब जगह पे फैलना शुरू हुआ। वो फैलने का क्या मतलब है
क्योंकि कलर के पार्टिकल्स दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वाटर के मॉलिक्यूल्स दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, तो उनके बीच में एक इंटरमिक्सिंग होती जाती है। अगर आप क्लास में एक जगह के ऊपर, एक क्लास स्कूल के एक कॉर्नर में आपको बिठाया गया है, तो जो आपकी क्लास है 9th क्लास है वो पूरे स्कूल के साथ इंटरमिक्स नहीं होगी। लेकिन जब रिसेस है जहाँ पर आपको मूवमेंट अलाउ कर दी जाती है, तो पूरी की पूरी जो 9th क्लास है वो पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ जाके ग्राउंड में मिक्स हो जाती है। तो जब आप जिगजैग मोशन करोगे आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे। तो उसी प्रकार से जो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैं दे आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली मूविंग। सो दीज आर द 5 एक्टिविटीज़ और 5 एग्जाम्पल ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। आपको हर करेक्टरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए, और अगर आपसे ये पूछा जाए एक्सप्लेन दिस करेक्टरिस्टिक विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, तो आपकी बुक्स के अंदर हर करेक्टरिस्टिक के लिए एक एक्टिविटी है, यू हैव टू लर्न दैट एक्टिविटी। दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 2 or 3 marks. So this was all about the characteristics of the matter. Now we come to the next characteristic, which is particles of the matter attract each other. अब particles of the matter attract each other का तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपने कभी देखा है कि जब आप स्विमिंग करते हो तो आप पानी को काट के चले जाते हो बिकॉज पानी के अंदर स्पेसेस हैं, लेकिन पानी वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ वाटर दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। अगर इलास्टिक का जो बैंड है, इलास्टिक बैंड जब आप खींचते हो तो वो जैसे ही आप अपना फोर्स छोड़ते हो, रबर बैंड जो है या इलास्टिक बैंड है वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है बिकॉज उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए जो सब्सटेंसेस हैं उनकी जो शेप है वो कांस्टेंट रहती है। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हम उस शेप को चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही हम उस फोर्स को हटाते हैं जो शेप है वो वापस आ जाती है बिकॉज इनिशियली उन पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर एक पीस ऑफ चॉक है तो वो चॉक का पीस क्यों है, उस जो चॉक है वो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल से बना है, लेकिन वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक साथ बंधे हुए हैं, और बंधे होने की वजह से जो चॉक है उसका शेप एक जैसा है। जैसे आप चॉक के ऊपर फोर्स लगा के उसको तोड़ते हो तो जिस पॉइंट से चॉक टूटता है वहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन चॉक के जो बाकी 2 हिस्से हैं उनके अंदर फिर भी उनके पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब कुछ सब्सटेंसेस के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिन सब्सटेंसेस के अंदर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं दे टेक द शेप ऑफ इट सॉलिड। जिनके अंदर माइल्ड होते हैं, मतलब ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज़्यादा वीक, दे टेक द शेप ऑफ लिक्विड्स। एंड एज यू नो गैसेस के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो बहुत वीक होते हैं। और इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस के ऊपर हम लोग जो हमने मैटर को हमने 3 स्टेट्स, बेसिक 3 स्टेट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहली स्टेट है सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड और फिर गैस। अब सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सबको पता है, इट हैज़ डेफिनेट शेप, इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड एग्जांपल्स आर आयरन, कॉपर एट्सेट्रा। लिक्विड की वॉल्यूम तो है लेकिन उसकी शेप सेम नहीं है। अगर आप उसको जग के अंदर डालोगे तो पानी जग की शेप ले लेगा, अगर आप उसको कटोरी में डालोगे तो वो कटोरी की शेप ले लेगा, अगर आप उसको बॉटल में डालोगे वो बॉटल की शेप ले लेगा, पॉन्ड में डालोगे तो वो पॉन्ड की, जिस शेप का पॉन्ड होगा, जिस शेप का स्विमिंग पूल होगा, तो पानी की शेप भी वही हो जाती है। सो वाटर डज नॉट हैव डेफिनेट शेप बट इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। 1 लीटर पानी चाहे बॉटल में हो, चाहे पतीले में हो, चाहे 1 लीटर पानी बाल्टी में हो, उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर लेगा, लेकिन शेप जो है वो अपनी चेंज कर सकता है। उसके बाद जो तुम्हारे सॉलिड्स होते हैं दे हैव another characteristic and that is they have density. डेंसिटी का मतलब ये है कि थिक कितना है, मतलब अगर मैं बड़ी सीधी भाषा में आपकी भाषा में बात करूँ, कोई चीज़ कितनी घनी है वो उसकी डेंसिटी है। हनी की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो घना है, थिक है। एयर की डेंसिटी कम है इसीलिए वो पतली है, ठीक है। पानी की डेंसिटी हनी से कम है लेकिन पानी की डेंसिटी हवा से ज़्यादा है। तो डेंसिटी इज़ बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास है और कितनी वॉल्यूम घेर रही है, ये आप लोग आगे जाके थोड़ा डिटेल्स में करोगे। सो सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड्स की डेंसिटी होती है और उसके बाद गैसेस की डेंसिटी होती है। एक और चीज़ जो हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर बड़े ध्यान से करनी है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब, कंप्रेस का मतलब है प्रेशर लगा के वॉल्यूम को कम करना। आप एक स्पॉन्ज को कंप्रेस जब करते हो तो एक स्पॉन्ज को जब आप प्रेस करते हो आप उस पर प्रेशर लगाते हो और स्पॉन्ज की शेप चेंज हो जाती है ना।
किसी भी चीज़ के अंदर अगर वो फूली हुई है, जब आप उस पर प्रेशर लगाते हो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो जब आप किसी चीज़ के अंदर प्रेशर लगाते हो, उसकी वॉल्यूम कम करते हो, दिस इज़ कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। अब सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी सॉलिड लेते हो, अभी आपके दिमाग में स्पॉन्ज चल रहा है, लेकिन आप स्पॉन्ज को हटाकर अगर अपनी दिमाग में एक चेयर ले लो, या अगर आप अपने दिमाग में चॉक का एक पीस ले लो, आप उसको कंप्रेस करोगे, उसकी वॉल्यूम कम नहीं होती है। उसका रीज़न ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड है, दे हैव फिक्स पोजीशन एंड उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होने से उनकी फिक्स पोजीशन है और उससे वो अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं। स्पॉन्ज का केस में ये है कि स्पॉन्ज के मटेरियल के अंदर एयर स्पेसेस हैं, तो जब आप उसको प्रेस करते हो तो एयर बाहर निकल जाती है। एयर कंप्रेसिबल है लेकिन सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है। एक स्पॉन्ज को एक हद तक आप कंप्रेस कर सकते हो, उसके बाद आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। कोई भी सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है और कोई भी लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं किया जाता है। लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि अगर आप एक सिरिंज, पिचकारी जो है आपकी, या एक इंजेक्शन की सिरिंज है, उसके आगे अगर आप उसका जो नोज़ल है उसको आप बंद कर दो और पीछे से अगर आप इंजेक्शन के पिस्टन को दबाने की कोशिश करो, पानी कभी भी कंप्रेस नहीं होता, पानी की वॉल्यूम कम नहीं होती है। कई बार होता है कि आपके हाथों की साइड से वो बाहर निकल आता है क्योंकि वहाँ पे आपने उसको स्पेस दे दी निकलने के लिए। लेकिन अगर आप सिरिंज का आगे बिल्कुल टाइटली बंद कर दो तो वहाँ से पानी बाहर नहीं, जब आप पानी के ऊपर प्रेशर लगाते हो, पानी कभी अपनी वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है, क्योंकि पानी के अंदर भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है और उनके अंदर स्पेसेस नहीं है। पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस है लेकिन बहुत कम स्पेस है। सॉलिड में तो बिल्कुल ही नहीं है ना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लेकिन पानी के अंदर कुछ हद तक है। लेकिन फिर भी पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं, आप पानी को कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, बट गैसेज आर कंप्रेसिबल। आप एक सिरिंज के अंदर गैस भर लो और उसको अगर आप कंप्रेस करोगे तो जितना मर्जी आप उसको, उसकी वॉल्यूम को कम कर लो, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हो, एक कमरे के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं, अगर आप उन 10 बच्चों को एक कोने में इकट्ठा कर दोगे तो बाकी पूरा कमरा खाली है और उनको कंप्रेस कर दिया आपने, प्रेशर लगा के उनको कंप्रेस करके एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, तो 10 बच्चों की जो वॉल्यूम है वो कमरे की वॉल्यूम के हिसाब से बहुत कम है। तो इस तरीके से जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स में पाई जाती है, कंप्रेसिबिलिटी जो है वो गैसेस के अंदर नहीं पाई जाती। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ हाउ टू चेंज द स्टेट, मतलब सॉलिड से लिक्विड कैसे बनना, लिक्विड से गैस कैसे बनना। अब सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए हम उसको मेल्ट करते हैं और लिक्विड को गैस बनाने के लिए हम उसको बॉयल करते हैं। इसका उल्टा ये है, वेपर को लिक्विड बनाने के लिए हम उसको कंडेंस करते हैं और लिक्विड को सॉलिड बनाने के लिए हम उसको फ्रीज़ करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है जहाँ पर सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ वेपर। दिस प्रोसेस वेयर अ सॉलिड कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू वेपर। नॉर्मली देखो, अगर आप एक बर्फ़ का टुकड़े को करोगे तो बर्फ़ पहले मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद जब आप उसको हीट करोगे तो वो फिर से वेपर बनेगी। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को, जैसे आपके घरों के अंदर नैफ्थलीन बॉल्स हैं, फिनाइल की गोलियाँ, अगर आप उनको रोज़ ऑब्जर्व करो तो वो सॉलिड से सीधा गैस बनती हैं, उनमें से खुशबू आती है, वो गायब हो जाती हैं, वो सॉलिड से पहले लिक्विड और लिक्विड से वेपर नहीं बनती हैं। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो सॉलिड से लिक्विड ना बनकर सॉलिड से सीधा गैस बन जाती हैं, ये सब्सटेंसेस सब्लिमेशन करती हैं। और 3 या 4 सॉलिड्स जो सब्लिमेट करते हैं, इनकी आपको एग्जांपल्स बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। पहली है अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर। कैम्फर इज़ कपूर। हमारे घरों के अंदर पूजा करने के लिए कपूर की जोत जलाई जाती है। घरों के अंदर वाइट कलर की टैबलेट्स होती हैं कपूर की, जब आप उसको आग लगाते हो वो सीधा वेपर बन जाता है, कपूर कभी भी लिक्विड नहीं बनता है। तो कैम्फर जो है वो कपूर का अंग्रेज़ी नाम है। सो कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड नाम का लिक्विड सॉलिड, और आपकी जो नैफ्थलीन बॉल्स हैं, ये 3 एग्जांपल्स हैं उन सब्सटेंसेस की जिनकी की सब्लिमेशन होती है। अब किसी भी चीज़ की अगर आपको स्टेट चेंज करनी है और उन स्टेट्स को चेंज करके उनका क्या असर होता है, दिस इज़ ऑल विल बी डन in the next lecture. So I would advise you to go through the chapter up till what we have done to have the better understanding. और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, किसी भी मेरे वीडियो को जब आप देखते हो अपने आगे किताब खोल के रखा करो और फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि बुक्स जो लेक्चर्स हैं वो किताब के हिसाब से बन रहे हैं, तो किताब अगर आप अपने सामने रखते हो और वीडियो को सुनते हो तो आपको समझ आता है कि हम कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं।
This is all in this lecture. In the next lecture, we will be doing the rest of the chapter. Thank you.